जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए इंटरपर्सनल स्किल के डे 4 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो अपने लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो आज प्रश्न संख्या 61 से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया, कुछ भाषाएं सीखने में कठिन होती है, संस्कृत एक भाषा है, अतएव संस्कृत सीखने में कठिन है, इसमें निहित तर्क दोष है। देखिए यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है, सम लैंग्वेजेस आर डिफिकल्ट टू लर्न, संस्कृत इज अ लैंग्वेज, देयरफॉर संस्कृत इज डिफिकल्ट टू लर्न, दिस इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुछ भाषा सीखने में कठिन है और संस्कृत भी भाषा है तो सीखने में कठिन होगी। ऐसी परिस्थिति में जो इसमें फैलेसी मिलेगी, ये मिलेगा अव्याप्त मध्यम पद फैलेसी। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। ठीक, तो चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या दूसरा आज की क्लास का, या फिर क्लास नंबर 62 बोलेगा। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये रहा प्रश्न संख्या। देखिए किसी समूह या संगठन के में संप्रेषण के प्रमुख का प्रकार या प्रकारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है कि कोई ग्रुप है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या है कि जो इसके कम्युनिकेशन के फंक्शंस है उसके बारे में आपको बताना है। पहला दिया, यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो देखिए जो कम्युनिकेशन है ये 100% कंट्रोल करता है मेंबर्स के बिहेवियर के को, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा इसमें दिया, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, मतलब मोटिवेशन देता है, तो ये भी सही है। तीसरा फैक्ट यहाँ पर दिया, यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही। और चौथा फैक्ट दिया, यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। तो ये चारों फैक्ट यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है, ये देखिए 1, 2, 3 और 4, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। तो किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है वो ये सब काम करने का कार्य करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है। यहां पर दिया अनदर नेम फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। देखिए कम्युनिकेशन का एक जो दूसरा नाम है, इसका नाम होता है द्विक संप्रेषण, मतलब डायडिक कम्युनिकेशन। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहां पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का, रंगों के संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विच टर्म इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स। देखिए कलर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना है, तो जब भी कलर्स की बात आएगी तो देखिए यहाँ पे जो कलर होता है, कलर को क्रोम है ना, इसका जो रूट वर्ड होता है ये क्रोम, या फिर आप क्रोमा समझ लीजिए, या फिर क्रोमैटिक, मतलब ये सब होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रोम जैसा वर्ड कौन सा दिख रहा है, क्रोमैटिक दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोमैटिक। देखिए जब कभी भी बात किया जाएगा कलर्स की, तो वहां पे हमेशा क्रोम वर्ड या फिर क्रोमा वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो वर्ड रूट होता है, मतलब या फिर आप ये समझिएगा जो सफिक्स प्रफिक्स ऐड किया जाता है, तो इसमें जो क्रोम या क्रोमा वर्ड होता है इसका मतलब कलर से लिया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 65, इसमें दिया दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। देखिए दूसरों के साथ आपका जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, ये बहुत ही प्रभावी है, इसको क्या कहेंगे? तो ये देखिए ये कहलाती, देखिए यहाँ पे दिए अंतरवैयक्तिक पुनर्रचना है ना, अंतरवैयक्तिक द्वैतवाद, और यहाँ पर अंतरवैयक्तिक दक्षता और अंतरवैयक्तिक सहजता। देखिए यहाँ पे प्रभावी संप्रेषण है, इसका मतलब कि आप पूरी तरीके से दक्ष हैं, है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 6 या फिर 66, आज की क्लास का 6वां है, बाकी ओवरऑल ये 66 नंबर का। जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अभिविन्यासित हो जा रहे हैं तो क्या होगा। देखिए अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। देखिए यहाँ पे आप अभिविन्यासित हो गए तो आप क्या करेंगे कि अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखेंगे और साथ में जो दूसरे लोग हैं उनकी आवश्यकता, प्रेरणा, इच्छाओं, इन सब के बारे में विचार करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है,
समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है। देखिए जब कभी बात किया जाएगा जितने भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उनका जो अधिभावी विचारणीय तत्व है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पर दिया है लोचशीलता, है ना, अमूर्तता, विस्थापन या संदर्भ। तो इन सबका जो विचारणीय तत्व ये संदर्भ होता है, इस पर विचार करने योग्य ये विचारणीय। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68, इसमें क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी हार्मफुल इन टर्म ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय द ग्रुप मेंबर्स। देखिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा टर्म है जो हानिकारक हो सकता है। देखिए यहाँ पर दिया है चरम सशक्तिशीलता, फिर आगे दिया है लक्ष्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी और तथा विश्वसनीयता, प्रभावी प्रशिक्षण तथा अनुभव। यहां पर देखिए बात हानिकारक की हो रही है, तो देखिए अगर लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण है तो इससे तो कोई हानि नहीं होने वाला है, तो ये तो उत्तर नहीं बन सकता। आगे दिए ईमानदारी तथा विश्वसनीयता, अब आप किसी काम को ईमानदारी और विश्वसनीयता से करेंगे तो वहां पर भी हानि नहीं होगा। आगे दिया प्रभावी प्रशिक्षण और अनुभव, अगर आपके पास अनुभव है, आपका प्रशिक्षण चाहिए तो भी हानि नहीं होगा। यहां पर ये जो चरम सशक्तिशीलता है यही इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 69। यहां पर दिया है निर्णय लेने का पहला चरण है, द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग इज टू। आपको डिसीजन मेकिंग करना है तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपके पास समस्या आएगी, आप समस्या को पहचानेंगे, उसको देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तब आप डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर दिया प्राथमिकताओं को स्थापित करना, ये तो नहीं होगा, है ना। सबसे पहले स्टेप की बात की जा रही है, विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना, यह भी नहीं होगा। समस्याओं को पहचानना तथा परिभाषित करना, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि जो भी आपके पास समस्या होंगी आपको उसे पहचानना है, उसको परिभाषित करना है, उसका डेफिनेशन रखना है, डिफाइन करना है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूं और उसकी बातें अवश्य ही सत्य होंगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से झूठ नहीं बोलता। देखिए यहां पर इसका इंग्लिश दिया है, दैट न्यू स्टूडेंट सेज दैट आई एम हिज फेवरेट प्रोफेसर एंड ही मस्ट बी टेलिंग द ट्रूथ बिकॉज नो स्टूडेंट वुड लाई टू हिज फेवरेट प्रोफेसर। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सी फैलेसी देखने के लिए मिलेगी, तो यहां पे जो फैलेसी है ये चक्रक फैलेसी हो जाएगी, विकल्प सी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर 71, इसमें क्या दिया, देखिए संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। यहां पे दिया विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स। देखिए आपको कम्युनिकेशन पार्टनर्स को चूज करना है, तो इसमें कौन सा तथ्य है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, तो यहां पर दिया सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन। देखिए प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लोनलीनेस। आगे दिया देखिए उपयोगिता, गुप्तता, असंवादिता, छल, विषमता, असंवादिता, विपथन। देखिए यहां पर आपको एक क्या करना है, एक प्रतिभागी चुनना है संप्रेषण के लिए, तो इसमें देखिए असंवादिता, तो ये तो होगा नहीं, है ना, असंवादिता नहीं आएगा, तो यहां पर भी असंवादिता और यहां पर भी असंवादिता है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये आपके तीन विकल्प एलिमिनेट हो गए, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 ये, निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीकी के विचार का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं। देखिए इंग्लिश में यहां पर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चर्ड रूल्स फॉर जनरेटिंग आइडियाज। तो देखिए यहां पर अगर इसकी बात करेंगे तो जो इसमें आप देखेंगे, देखिए बुद्धिोत्तेजक, डेल्फी तकनीक, नामिक समूह तकनीक, क्रमिक समूह तकनीक, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा नामिक समूह तकनीक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 73, इसमें क्या दिया, वह कौन सी मानसिक प्रकार्य है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होती। देखिए अभी बोला जा रहा है कौन सा ऐसा मानसिक प्रकार्य होगा जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होगा। द मेंटल फंक्शन विच डज नॉट हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प नहीं करेगा। देखिए परिकल्पना, निरूपण, अगर आप हाइपोथेसिस फार्मुलेशन का प्रयोग कर रहे हो तो ये तो मतलब जायज सी बात है कि सहायता करेगा, है ना। देखिए आगे दिया अंतर्दृष्टि, है ना, तो ये भी सहायता करेगा। साधन, साध्य विश्लेषण, ये भी करेगा। देखिए प्रकार्यात्मक स्थिरता, स्थिरता का मतलब आप रुक जा रहे हैं, तो यहां पर ये सहायता नहीं करेगा, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 74, इसमें दिया है
निर्णय क्षमता का सार है। देखिए जो निर्णय क्षमता है मतलब जो डिसीजन मेकिंग है, इसका जो इसेंस है, इसका जो मूल उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर समस्या समाधान करना। वैसा नहीं है कि आपके निर्णय लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा। विकल्पों के मध्य चयन करना, यही इसका सबसे परफेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि आपके पास कई अल्टरनेटिव्स होंगे, है ना। इसमें से आपको एक अल्टरनेटिव्स का चयन करना है, यही आपके डिसीजन को डिफाइन करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 75। यहां पर दिए कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है। द स्टडी ऑफ टेम्पोरल कम्युनिकेशन इज नोन एज, तो ये सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो जो टेम्पोरल कम्युनिकेशन का स्टडी होता है इसको कहा जाता है क्रोनेमिक्स। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 76। यहां पर दिया है गोल्डन रूल, सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है, अतः यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। देखिए गोल्डन रूल के संबंध में यहाँ पे कुछ डेटा दिया है। अब ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी फैलेसी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें देखिए लोकोत्तेजक है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आर्ग्यूमेंटल एंड पॉपुलम। तो ये इस प्रकार की फैलेसी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 77 की। 77 में क्या डेटा दिया है, देखिए यहां पर दिया निम्नलिखित में कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। देखिए यहां पर ये बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी डिसीजन। तो इसमें अगर आप देखेंगे उपयोगिता का आकलन, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ही विकल्प, विकल्प संख्या ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 78। यहां पर दिया है, देखिए एक इसमें युक्ति दिया है, सभी भारतीय धार्मिक है, सभी पेंटर धार्मिक है, सभी पेंटर भारतीय है, इसमें निहित तर्क दोष। देखिए ऑल इंडियंस आर रिलीजियस, ऑल पेंटर्स आर रिलीजियस, ऑल पेंटर्स आर इंडियंस। अब इसमें कौन सी फैलेसी इसका जिक्र करना है, तो देखिए यहाँ पे अव्याप्त मध्यम पद, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, ये इसमें फैलेसी देखने के लिए मिलेगी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 79। 79 में क्या दिया, निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। देखिए निम्नतर सहनशीलता की बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए विश्लेषणात्मक शैली, इसमें नहीं होगा, है ना। संप्रत्यात्मक शैली, इसमें भी नहीं होगा। निर्देशात्मक शैली, तो यहाँ पे जो डायरेक्टिव स्टाइल होगा इसमें ही पाया जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 80। यहां पर क्या दिया, संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि। देखिए अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज इंटरएक्शन प्रोस्पेक्टिव फीडबैक इज। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो फीडबैक है ये क्या होता है। देखिए फीडबैक के बारे में आपको बताना है, यह कभी इरादतन नहीं होती। देखिए इरादतन या गैर इरादतन, तो फीडबैक में इसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये नहीं होगा। सदैव इरादतन होती, ये भी नहीं होगा। शायद ही कभी कभी लाभदायक हो, तो ऐसा नहीं कि फीडबैक शायद ही लाभदायक होगा, ये भी नहीं हो सकता। कभी कभी गैर इरादतन होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी बन जाएगा। तो आज के क्लास के 20 क्वेश्चंस रहे जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया। इस प्रकार की क्लासेस आपको निरंतर मिलती रहेगी, बस आपको इसके लिए सी सेट प्रिपरेशन को के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।